जय हिंद दोस्तों। भारत के मणिपुर में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें कर्नल और उनकी वाइफ और उनमें उनका बेटा भी, साथ ही साथ 4 जवानों वहां पे वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो टोटल 7 जनों की यहाँ पे मृत्यु होती है मणिपुर के अटैक में। आईईडी से ये ब्लास्ट किया जाता है। एक बहुत ही दुखद घटना भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और मणिपुर के सीएम ने इसमें एक तरीके से विरोध जताया है और अपने जो भी एक तरीके से हेल्प हो सकती है वो आसाम राइफल से जुड़ा हुआ यह मामला है तो उनको देने के लिए कहा है। तो आसाम राइफल का इतिहास जानेंगे आज, डीपली एनालिसिस करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस यहाँ पे कि आसाम राइफल का इतिहास क्या है। तो आसाम राइफल 1835 में अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई भारत की पहली पहली जो हम फर्स्ट बोलते हैं फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री क्या होती है? अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक यानी कि वो अर्धसैनिक है, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। तो आसाम राइफल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आसाम राइफल कहीं इंडियन आर्मी का पार्ट तो नहीं है, नहीं होता आसाम राइफल इंडियन आर्मी का पार्ट। हालांकि जो असम राइफल है वो भारत की जो 7 पैरामिलिट्री है जिसमें कम से कम आपको 10 लाख लोग आपको वहां पे पर्सनल ड्यूटी करते हुए मिल जाएंगे। तो वो जो 7 आपकी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें आपकी आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, एनएसजी है, आसाम राइफल है। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को देखना है कि ये जो 7 जो यहाँ पे एक तरीके से बीएसएफ है, तो ये 7 जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनमें से एक है असम राइफल। इस असम राइफल का मेन काम ये है कि ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और वहां पर जो भी इलीगली ड्रग की स्मगलिंग होती है उनको रोकता है और वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी जो आतंकवादियों से लड़ाई होती है, मुठभेड़ होती है, उनको भी एक तरीके से टास्क को कंप्लीट करता है। तो यहां पर टोटल असम राइफल में आज की डेट में 46 बटालियंस हैं और 2002 में इसको ये ड्यूटी दी गई थी। अब आप क्या करेंगे? म्यांमार के बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो असम राइफल है, असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि उसका प्रशासनिक कंट्रोल यानी कि वहां पे कौन पोस्टिंग जाएगा, उसकी कहां पे पोस्टिंग होगी, कहां पे हम पर्टिकुलरली उसको भेजेंगे, तो ये सारा का सारा कंट्रोल करता है होम मिनिस्ट्री। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन असम राइफल का ऑपरेशनल कमांड यानी कि किस प्रकार से हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन का मतलब हम लोग कहां पे जाएंगे, किस प्रकार से उसको मारेंगे, हमारे मुखबिर कहां पे होंगे और हमने किस प्रकार से जाकर उनको मारना है, तो ये ऑपरेशनल कमांड, ऑपरेशनल कंट्रोल देखता है इंडियन आर्मी। कई बार इन दोनों के बीच में विवाद भी होता है क्योंकि 2 मिनिस्ट्री है, 2 मिनिस्ट्री आपस में काम नहीं कर पाती। तो यहां पे आपने देखना है कि असम राइफल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है होम मिनिस्ट्री और जो इनका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी। तो यहां पे 2015 में पैरामिलिट्री फोर्सेस को मार्टिर का दर्जा मिला था। यानी कि क्या होता था, इससे पहले अगर ये लाइन ऑफ ड्यूटी में इनकी मृत्यु हो जाती थी तो इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता था। हालांकि 2015 के बाद इनको यह दर्जा दिया गया कि आपसे अगर कोई भी पैरामिलिट्री का जो जवान है अगर वो उसकी मृत्यु होती है ड्यूटी के वक्त तो उसको शहीद का एक तरीके से टाइटल दिया जाएगा और इन पे 7th पे कमीशन भी लागू कर दी गई। इससे पहले भी इनको 7th पे कमीशन दिया नहीं गया था क्योंकि आपको पता है आर्मी के बराबर दर्जा इनको आज भी नहीं दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, क्योंकि आर्मी की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत की डिफेंस फोर्सेस को दी जाती है, जो कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो ये असम राइफल का इतिहास था, कुछ इस प्रकार से अंग्रेजों ने इसका गठन किया था। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है? तो पूरा का पूरा मामला ये है कि सीओ जो कि कर्नल होते हैं वो थे 46 असम राइफल यूनिट के सीओ और ये थे कर्नल विप्लव त्रिपाठी। इनकी वाइफ और इनका बेटा ये कॉन्वॉय में ट्रेवल कर रहे थे और इसी के साथ यहां पर मिलिटेंट अटैक होता है सिंघट सब डिवीजन में। ये सिंघट सब डिवीजन पर्टिकुलरली मणिपुर के चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी ये मैं आपको मैप में आगे दिखाऊंगा कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कहां पे पड़ता है। तो कर्नल और वाइफ और उनके जो बेटे थे वो ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ जो जो अन्य 4 वहां पे जवान थे उनकी आगे जाकर जब फाइट कर रहे होते हैं तब जाकर उनकी मृत्यु होती है। उनको निजी जो वहां पे पर्टिकुलरली हॉस्पिटल होता है वहां पे शिफ्ट करा जाता है लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पहला ऐसा मौका है भारत में जब किसी टेररिस्ट ग्रुप ने आर्मी ऑफिसर के वाइफ और बच्चे को टारगेट किया हो, क्योंकि ये जो आईईडी ब्लास्ट था
ये सिर्फ कर्नल की गाड़ी को ध्यान में रखते हुए ही करा गया था। ऐसा नहीं था कि वहां पे और भी गाड़ियां थी तो उन पे अटैक हुआ, सिर्फ और सिर्फ कर्नल की गाड़ी पे अटैक हुआ। अब ये कर्नल की गाड़ी पे जो अटैक हुआ है ये इन्हीं की गाड़ी पे क्यों हुआ, क्या ऐसा इन्होंने पीछे किया था जिससे इन पर अटैक किया गया? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, जिसमें आपको भारत के 7 राज्य देखने को मिलेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये है आपका मणिपुर वाला एरिया। ये जो मणिपुर वाला एरिया है, ये मणिपुर वाले एरिया में यहाँ पे कहीं जाके आपको चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा और यहीं पे आपका जो है सिंगट सब डिवीजन है। तो ये जो एरिया है ये वाला पर्टिकुलरली ये एरिया है मणिपुर के मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर के साथ। तो ये देखिए आप, ये वाला आपका है सिंगट एरिया, ये आपका चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एरिया है, ये सिंगट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये हमला हुआ है, यहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, दुखद दुर्घटना जिसे हम कह सकते हैं। तो ये भारतीय सेनाओं के लिए पर्टिकुलरली एक, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ है भारतीय सेना पे, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स आप बोल सकते हो। तो ये सिंगट वाला जो एरिया है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर भी बनाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए करीब 11 बजे की बात है 13 नवंबर की। तो 46 असम राइफल की जो कॉन्वॉय होती है, यहाँ पे कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है कि कॉन्वॉय होती है जब आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्स अपने काफिले में चल रही होती है, जिसमें 50 से 60 से 70 गाड़ियां होती हैं। वो पर्टिकुलरली जब वो रोड में जा रही होती हैं तो वो क्या करती है, उस रोड को या तो ब्लॉक कर देती है या तो उस रोड में से ट्रैफिक को कम कर देती है, क्योंकि वो आर्मी एक जगह से दूसरी जगह में जा रही होती है, वो एक बेस से दूसरे बेस में। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो जो हेडक्वार्टर है इनका, हेडक्वार्टर कहाँ है, बिहांग बेस से ये लोग हेडक्वार्टर जा रहे थे। यानी कि इन्होंने एक बार कॉन्वॉय इनके हेडक्वार्टर जा चुकी थी और पूरी की पूरी 46 जो बटालियन थी असम राइफल की, ये वापस आ रही थी, कहां पे, हेडक्वार्टर में आ रही थी। तो ये करीब 11 बजे की बात है, तो वहां पर आईडी ब्लास्ट होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से कॉन्वॉय होती है। कॉन्वॉय के आगे आपको क्यूआरटी मिलेगी। सबसे जो पहला होता है जिसे हम बोलते हैं स्काउट या फिर जिसे हम बोलते हैं पायलट। तो पहली गाड़ी होती है यहाँ पे गाइस क्यूआरटी, से हम बोलते हैं क्विक रिएक्शन टीम। अगर कुछ ऐसा होता है अप्रिय घटना जैसे कि ये हुई है तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, वो आएगी क्यूआरटी, क्योंकि ये लोग रेडी होके बैठे हुए होते हैं एकदम, इनका बीपी ब्लड प्रूफ जैकेट, इनका सब कुछ रेडी होता है पहले से। हालांकि जो अन्य गाड़ी होती है इसमें रेडी नहीं होते, क्योंकि उनके पास सिर्फ बंदूक मैगजीन लोडेड होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से रेडी नहीं होते। लेकिन ये जो होते क्यूआरटी वाले, इनके पास पूरी की पूरी चीजें पहले से ही रेडी रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है आपका म्यांमार बॉर्डर और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये म्यांमार बॉर्डर से टच करता है। अभी जो सिंगट एरिया है यहाँ पे काफी बार पहले भी ये घटनाएं हो चुकी, लेकिन इस प्रकार से ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ये अभी तक पीसफुल एरिया माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे इलीगली ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे वो भी बंद हो चुकी थी। चलिए अब मैं बताता हूं ये अटैक पर्टिकुलरली किस प्रकार से होता है। तो 13 नवंबर की बात है। तो ये 13 नवंबर में 11 बजे ये अटैक होता है, आईईडी ब्लास्ट होता है। यहाँ पे आपने समझना है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसे टारगेट किया गया था कमांडेंट की गाड़ी को। अब देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस में, अब आर्मी में क्या होता है, आर्मी में होता है सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, और उसी प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीओ को कमांडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे कमांडेंट की गाड़ी को ही टारगेट किया गया था और उसमें उनके बेटा और उनकी वाइफ भी थी, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब इस ब्लास्ट के बाद ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि यहाँ पर दोनों ही जो पक्ष हैं, जो आतंकवादी हैं और जो भारतीय सेना है, इनके बीच में काउंटर इंसर्जेंसी होती है। यानी कि यहाँ पे इन लोगों ने भी फायरिंग करी, उन लोगों ने भी फायरिंग करी, और उस फायरिंग के दौरान ही हमारे 4 जवान और भी ज्यादा शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी क्यूआरटी, जिसको हम आगे और पीछे रखते हैं कॉन्वॉय में, तो कॉन्वॉय के आगे पीछे रहने वाला क्यूआरटी, इन पर भी हमला किया गया था, क्योंकि वहां पर एम्बुश लगाकर, जो छुपा हुआ एक तरीके से छुप के आक्रमण करते हैं, उसे हम एम्बुश कहते हैं। तो ये जो एम्बुश है, ये एम्बुश ने क्यूआरटी पर भी हमला किया, हालांकि इसे रोक दिया गया। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है या फिर ये खबर नहीं आई कि उनकी तरफ से कितने मरे, लेकिन अगर हम बात करें भारत के तो 5 जवान थे और 2 सिविलियन, यानी कि जिसे हम वाइफ और उनका बेटा कह सकते हैं, उनमें टोटल इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। तो यहाँ पे सीआई ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी उनकी सर्चिंग चल रही है, तो आगे देखा जाएगा कि क्या करता है भारत। तो यहाँ पर कर्नल विप्लव को टारगेट करके क्यों मारा गया, ठीक है, क्यों उनको एक तरीके से उन पर ही टारगेट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कर्नल विप्लव है,
इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ, इससे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि ये मिजोरम में पोस्टेड थे। अब मिजोरम में पोस्टेड थे तो यहाँ पे इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ काफी कैंपेन चलाए, जिससे ये लोकल्स में काफी प्रभावित हो गए, लोकल्स इनको बहुत ज्यादा मानते थे। तो वहां पे मिजोरम और मणिपुर में जो भी टेररिस्ट ग्रुप थे वो इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि इन लोगों ने लोकल्स का सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, जिसके तहत इन्होंने ऐसे आर्म्स एंड एमुनिशन भी पकड़े जो कि एंटी नेशनलिस्ट थे, जो कि आगे जाकर भारत में कई और इंजरीज कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि भारत की सुरक्षा फोर्सेज जो भी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, उसको भारत की रक्षा कैसे करनी पड़ती है। कई बार अपनी जान देकर भी भारत की सुरक्षा वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है गाइस कि देश की सुरक्षा के लिए ये कीमत भी कई बार चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, कई आर्म्स एंड एमुनिशन पकड़े, जिसके बाद भारत में बहुत सारे ऐसे अटैक्स थे जिनको रोका गया, बहुत सारी इंजरीज हो सकती थी, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज इन्होंने बचाई। इन्होंने एंटी ड्रग कैंपेन भी चलाया था जनवरी 2021 में, जिसने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, और इसके बाद यहाँ पर ये काफी ज्यादा फेमस हो गए। अब इन्होंने देखा जो आतंकवादी संगठन थे कि इनकी बात लोग सुन रहे हैं, ये प्रभावित हो जाएंगे, इनसे प्रभावित हो जाएंगे तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे आपको मैं दो चीज बताता हूँ। नशे का कारोबार देखिए दो जगह से, पूरा विश्व में दो जगह बहुत फेमस है, एक बोलते गोल्डन क्रिसेंट और एक बोलते गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन क्रिसेंट का मतलब क्या होता है, चांद की आकार का, कर्व शेप का। तो ये आपको मिलेगा जो आज के डेट में बहुत फेमस है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का जो बीच वाला एरिया, जहाँ पे बॉर्डर वाला एरिया है, इसको हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। पूरी विश्व का 60% जो अफीम है, ओपियम है, वो अफगानिस्तान अकेले प्रोड्यूस करता है। वहां की जो पूरी आमदनी है वो अफीम से ही होती है। पूरा का पूरा जो वहां पे टेररिज्म है, वो पैसा जो टेररिज्म के लिए आएगा, जो बंदूक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, वो सब किससे आता है, वो सब इन्हीं के पैसों से आता है। किसे, ड्रग्स के पैसों से। तो यहाँ पे ड्रग्स दो जगह से आता है, एक तो पाकिस्तान के रास्ते से आ जाएगा, एक आता है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें आपको बर्मा यानी कि आपका कौन है, म्यांमार, यहाँ पे थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये चार देश है जहां नशे का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। और भारत में जो नशा आता है वो 70% म्यांमार के रास्ते से आता है, क्योंकि जो म्यांमार का रास्ता है ये दलदल वाली भूमि है, ये जंगल वाली भूमि है, जिसमें पर्टिकुलरली छुपना और वहां से स्मगलिंग करना एक तरीके से स्मगलर्स के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाला एरिया ये हाईली सिक्योर्ड है। ये पहाड़ वाला एरिया, टेरन वाला एरिया, यहाँ पे चढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो वाला एरिया जंगल वाला एरिया, जंगल में पर्टिकुलरली ये लोग यूज करते हैं ड्रोन्स का, यहाँ पर इन लोग के साथ लोकल्स भी मिले हुए होते हैं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल से जो काफी नशा है वो आपको म्यांमार से मिजोरम और मणिपुर, इन दो जगहों में देखने को मिलेगा। इसलिए असम राइफल की और इंडियन आर्मी की यहाँ पे खासा नजर रहती है, क्योंकि वो जो पैसा उस ड्रग्स से आएगा वो लोग उसको इलीगल एक्टिविटीज में लगाएंगे, अपना हथियार खरीदेंगे और भारत में और ज्यादा कैजुअलिटीज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहला अटैक है ये, तो अभी ये माना जा रहा है कि 2018 के बाद ये पहला ऐसा बड़ा अटैक है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है 6th डोगरा रेजिमेंट के जवानों को पर्टिकुलरली आईडी लगाकर उनकी जो कॉन्वॉय थी, एक तरीके से यहाँ पे होता है गाइस आरओपी। ये आरओपी का मतलब आपने समझना है, आरबी के बोलते हैं रोड ओपनिंग पार्टी। रोड ओपनिंग पार्टी क्या होती है, जो डिस्टर्ब एरिया होता है, टेररिस्ट एरिया होते हैं, वहां पे पर्टिकुलरली क्या होता है, 2 महीने रोड बंद रहती है, 1 महीने खुलती है, 2 महीने रोड बंद रहती है, 1 महीने खुलती है। ये किस लिए होता है, क्योंकि जो रास्ता होता है, जो रोड होती है, वो कहीं मिलिटेंट यूज ना कर ले, यहाँ पे मिलिटेंट उस रोड को उड़ा देते हैं, क्योंकि जितनी रोड उड़ेगी, जितना रोड अच्छी बनेगी, उससे डेवलपमेंट होगा। तो वो चाहते ही नहीं कि डेवलपमेंट हो, तो वहां पे वो लोग रोड का भी उड़ा देते हैं। तो फिर से इंडियन आर्मी या फिर जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उस रोड को बनाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि रोड बंद करनी पड़ती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, वहां पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को, और टेररिस्ट को खाना ना पहुंचे, उनको रसद ना पहुंचे, उनके पास आर्म्स और एम्युनिशन ना पहुंचे, इसके लिए भी रोड को बंद रखा जाता है। तो जब रोड को 2 महीने बंद रखने के बाद जब रोड खुलते हैं, तो वहां पर ये चेक करा जाता है कि कहीं वहां पे नीचे माइंस तो नहीं है, वहां पे आईडी तो नहीं लगा है। तो वहां पे गाड़ियां चलती है आर्मी की, जिसे हम कॉन्वॉय बोलते हैं, उसका नाम होता है आरओपी, जिसे हम बोलते हैं रोड ओपनिंग पार्टी। यानी कि जब वो रोड खुलेगी तो सबसे पहले जो गाड़ी चलेगी कि वहां पर जो चेक करेगी कोई माइंस वहां पे इस तरफ आईडी तो नहीं लगा रखा है, तो वो होता है रोड ओपनिंग पार्टी का। तो ये जिम्मा दिया गया था 6th डोगरा रेजिमेंट को, और ये जो रोड ओपनिंग पार्टी थी, इन पे हमला करा गया था, जिसमें आपको पता है यहाँ पर 18 जवान और उन एक बाद में जिसकी मृत्यु होती है, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं। तो ये 2018 के बाद ये पहला ऐसा इतना बड़ा हमला किया गया था। अब ये कल्प्रिट कौन, ये जिन्होंने ये किया है, ये कौन है, तो यहाँ पे एक नाम निकल के आ रहा है, PLA। ये PLA अब आपको लगेगा कि ये चाइना की है। चाइना की आर्मी का नाम क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो ये उसी से प्रभावित होकर
मणिपुर के कुछ लोग, मणिपुर और मिजोरम के कुछ लोगों ने ये एक तरीके से क्या बनाया, एक संगठन बनाया, आतंकवादी संगठन बनाया। इनका काम यह है कि इनको क्या करना है, इनको भारत से अलग करना है, मणिपुर मिजोरम, ये डिमांड रखते हैं। तो यहाँ पे पीएलए ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है। दूसरा एक आतंकवादी और संगठन है मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, जिसे बोलते हैं MNPF, ये और पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की आर्मी नहीं है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि चाइना इसको सपोर्ट करता है, चाइना ही इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कराता है, चाइना ही इनको मनी देता है, चाइना ही इनको इलीगली एक तरीके से स्मगलिंग करवाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे ये दो जो आतंकवादी संगठन है जिसे इंडियन आर्मी ने बैन करके रखा हुआ है, तो इन दोनों ने शाम को इसकी जिम्मेदारी ली और इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने ये कहा कि हमको पता नहीं था कि जो कर्नल है वो कॉन्वॉय में अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ चल रहे हैं, अगर ऐसा पता होता तो हम कभी भी हमला नहीं करते, ये आतंकवादी संगठन ने कहा है। और दूसरी बात इन्होंने ये जोड़ी है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने बच्चे और अपनी फैमिलीज को कॉन्वॉय में ऐसे डिस्टर्ब एरियाज में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पहली बात। तो आप ऐसा कैसे किसी को बोल सकते हो कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब एरियाज में नहीं आएगी? ये इंडियन आर्मी ऑफिसर है, ये इंडियन आर्मी है, ये अपनी फैमिली जहां भी जाए रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, हमें इसको, हम यहाँ पे कहीं भी रह सकते हैं। हालांकि डिस्टर्ब एरियाज है, वहां पे हमको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ सिक्योरिटी रीजन थ्रेट्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन एक टेररिस्ट जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रहा है कि आर्मी ऑफिसर्स के जो वाइफ्स हैं और जो उनके बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब एरियाज में नहीं आना चाहिए, और इस प्रकार से जो कर्नल विप्लव थे इनको अपनी फैमिली को कॉन्वॉय में लेके नहीं चलना चाहिए। तो हालांकि इनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस को गाइड नहीं कर सकते हैं, ये बता नहीं सकते हैं कि तुमने ये करना है। तो इन्होंने ये बोला कि हमको अवेयर नहीं था कि उसमें उनकी फैमिली भी, अगर हमें अवेयर होता कि अगर उनकी फैमिली है तो हम कभी भी अटैक नहीं करते। अब यहाँ पर इन्होंने एक और चीज डाली, इन्होंने लास्ट में ये लिखा, जब इन्होंने जिम्मेदारी ली इस घटना की, इन्होंने बोला कि हमने ये आक्रमण किया है और हमें पता नहीं था कि वहां पे उनकी वाइफ और वहां पे उनका बच्चा भी, अगर ऐसा होता तो हम नहीं करते। और इन्होंने एक और चीज जोड़ी, ये जो हमला हमने किया ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। हम जो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हमारे राइट हैं मणिपुर और मिजोरम में, इनको जो हमारे सिटीजन हैं उनके राइट को बचाना चाहते हैं। अब ये आतंकवादी राइट बचाएंगे, भारतीय सेना वहां पर जाकर उनको पढ़ाती है, उनको खाना तक देती है, उनके लिए रोड्स बनाती है, उनको हर चीज, हर संभव एक तरीके से उनको करना चाहती है कि वो मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन यही लोग आना नहीं चाहते, ठीक है। ये जो लोग हैं, ये लोग जो यहाँ पे सिटीजन हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो लोग इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आपको लग रहा हो कि क्या लोग यहाँ पे इनका सपोर्ट करते हैं? नहीं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नेशनल पीपल्स फ्रंट का कोई भी वहां पे सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है इंडियन आर्मी बेस्ट है, ये लोग बेकार है, क्योंकि ये लोग उनको भी मारते हैं, सिटीजन को भी मारते हैं। इंडियन आर्मी सिटीजन को कभी नहीं मारती, उनकी हेल्प करती है, उनको एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाती है, उनकी हेल्प करती है, उनकी सिक्योरिटी करती है। और ये लोग हमको अभी यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए, हम उनके राइट्स बचा रहे हैं। उनको भारत में रह के सारे राइट्स हमने दिए हैं, हमारे देश ने दिए हैं, ठीक है। तो वो हमारे देश का एक भाग है। ये बोलते हैं कि वो इस देश का भाग नहीं है, ये बोलते हैं मणिपुर और मिजोरम ये दोनों ही भारत का भाग नहीं है, हमें इसे अलग करना है, हमें एक अलग देश का निर्माण करना है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप हमें सोवरेनिटी नहीं दे दोगे, यानी कि जब तक मणिपुर और मिजोरम अलग देश ना बन जाए तब तक हम ऐसे जो जंग है, ऐसे जो छुटपुट जो यहाँ पे किसी को मारना है, ये चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे पीएलए बहुत नाम आ रहा है, तो पीएलए का गठन किसने किया था? तो ये एन विश्वेश्वर सिंह, सितंबर 25, 1978 में इन्होंने मणिपुर को स्वतंत्र कराने के लिए भारत से इस आतंकवादी संगठन का निर्माण किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये किससे प्रभावित है? मार्क्सिज्म से। आपको पता है मार्क्सिज्म से प्रभावित है तो चाइना इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये जो माओइज्म, ठीक है, जो यहाँ पे मार्क्सिस्ट हैं, इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। तो यहाँ पर आप इनको माओवादी भी कह सकते हो, क्योंकि ये माओ के जो थॉट्स हैं एक तरीके से चाइना से काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस रहता है, चाइना इनको सपोर्ट भी करता है, कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो पीएल है इसको नागा रिवोल्यूशनर्स, ये नागा रिवोल्यूशन कौन है? ये नागा रिवोल्यूशनर वो है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे उल्फा खत्म हो चुका है, ठीक है। यूनाइटेड लिबरेशन असम स्टूडेंट फ्रंट जो था वो खत्म हो चुका है। अब ये क्या करा इन्होंने, नागा रिवोल्यूशनर ने सारे के सारे वहां के आतंकवादी संगठन को मिला दिया और एक कंबाइन कर दिया, एक संगठन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नागा रिवोल्यूशनर्स हैं इन्होंने भी पीएलए को सपोर्ट किया।
हालांकि ये खुद आतंकवादी संगठन है, भारत ने इनको बैन करके रखा हुआ है। इनके जो भी जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो भी इनके आतंकवादी मिलिटेंट है, उनको देखते ही शूट डाउन का ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस। तो यहाँ पे ये बहुत ही दुखद घटना सामने आती है। अब भारतीय सरकार का इंतजार है, भारतीय सेना का इंतजार है कि वो आगे अब कौन सा कदम उठाती है। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि भारत ये क्यों नहीं करती अभी कि म्यांमार में घुसकर, क्योंकि ये लोग पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं PLA म्यांमार से ही ऑपरेट होता है। म्यांमार में इसके सारे के सारे जनरल, सारे के सारे जो इनके हेड है वो बैठे हुए और यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो क्यों ना हमारी सेना म्यांमार में जाए और उनको उठा के ले आए, उनको मार दे, जैसे कि हमने पाकिस्तान में किया। तो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, अगर किसी देश में आपने इंटरनेशनल बॉर्डर में एंटर करना है तो वहां की आर्मी को आपको बताना पड़ेगा। उनके साथ कई बार क्या होता है कि हमारे, आपने अभी देखा कि 21 फरवरी 2021 में जो म्यांमार की सेना है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, लेकिन भारत ने फिर भी उनका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत को पता है हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी है उसमें थ्रेट हो जाएगा, उसमें खतरा हो जाएगा। क्योंकि भारत और म्यांमार कई बार इन लोगों का सफाई के लिए, इन लोगों को मारने के लिए एक दूसरे के साथ बॉर्डर के अंदर घुसती है। भारतीय सेना बॉर्डर के अंदर घुसती है और ऑपरेशन चलाती है, जिस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन सनराइज। ये 1 2 3 4 चलता रहता है। ठीक है, ऑपरेशन सनराइज का मतलब यही है कि जो ये नागा रिवोल्यूशनर्स हैं, जो ये नागा फ्रंट वाले हैं, जो ये PLA, इन सभी जो आतंकवादी है, इनके जो लॉन्च पैड हैं, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर है, इनको बर्बाद करना, इनको खत्म करना। तो कई बार भारत म्यांमार के आर्मी के साथ मिलकर ये सब काम करता है। अगर हम आज के डेट में म्यांमार को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि कल के दिन म्यांमार मना कर सकता है कि आप भारत में नहीं आएंगे, भारतीय सेना को आप मना कर सकते हैं कि, तो इसीलिए भारतीय जो सरकार है वो मना कर रही है कि वो पर्टिकुलरली म्यांमार को फोर्स नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इन्होंने मना कर दिया तो हम कोई भी ऑपरेशन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आप किसी देश की इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं घुस सकते हो, वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएंगी। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।